स्टार्ट करें बेटा या नहीं अभी? यस सर। पहला डिसऑर्डर हम देखते हैं मिस्थानिया ग्रेविस। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। किसको अफेक्ट करता है? किसको अफेक्ट करता बता सकते हो मुझे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, स्पेशली अगर मैं आपको ये बोलूं जैसे नी जॉइंट्स, ठीक है, नी जॉइंट्स, तो नी जॉइंट्स को अगर ये अफेक्ट कर रहा है तो क्या हो, जाहिर सी बात है चलने में डिफिकल्टी होगी तो फटीग बढ़ेगी, ठीक है। माइट बी चांसेस कि और डैमेज हो तो पैरालिसिस भी कर सकता है, ठीक है। तो लिख दो अफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इससे क्या होगा, फटीग, ठीक है, thickening of muscles, and maybe paralysis, ज्यादा हो सकता है तो पैरालिसिस। ये आपका मिस्थानिया स्थैलिस लिख गया यहाँ पे, मिस्थानिया ग्रेविस, ठीक है, मिस्थानिया ग्रेविस। इसके बाद सेकंड है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इरेज कर दूं बच्चा इसको मैं? यस सर। ठीक है, तो दूसरा पढ़ते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और ये प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसीज, प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स है वहां पे इस डिजीज की वजह से क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये मोस्टली जेनेटिक रीजन से होती है, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये तो हो गया आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। फटाफट कॉपी करो इसको। हो गया, आगे बढ़े। टिटैनिक, ये होता है ड्यू टू लो कैल्शियम, लो कैल्शियम की वजह से, ठीक है, टिटैनिक। और इसमें क्या होते हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है,
मसल्स में स्पास्म आते हैं, ठीक है, और वाइड कॉन्ट्रैक्शंस इन मसल्स। ये तो टिटेनी हो गया आपका। इसके बाद आपका है ओस्टियोपेरासिस, ठीक है, ये एक एक्चुअली एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, इससे बोन मास डिक्रीज होता है और फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ओस्टियोपेरासिस देखते हैं। पहला ही पॉइंट होना चाहिए एज रिलेटेड डिसऑर्डर, characterized by decreased bone mass। इससे characterized है बोन मास की डिक्रीज होने से। इरेज मत कीजिए सर। वो बच्चे गलती से इरेज हुआ है। एज रिलेटेड characterized by decrease in bone mass। बोन मास में डिक्रीज, ठीक है, और बोन मास में अगर डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है, और बोन, ठीक है, बोन फ्रैक्चर के चांस जो है इंक्रीज हो जाए। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये होता किस वजह से है, तो लिख दो ड्यू टू लो एस्ट्रोजन, ठीक है, स्पेशली इन वुमेन, ठीक है, लो एस्ट्रोजन इन, जब वुमेन का जो है क्या कहते हैं एज बढ़ता है, ठीक है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जब एज बढ़ती है तो धीरे धीरे एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज करता है। उससे क्या होता है कि बेसिकली उनका बोन मास डिक्रीज होने लगता है और बोन फ्रैक्चर होते रहते हैं, मतलब चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, ठीक है, होते रहना ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ओस्टियोपोरोसिस बेसिकली क्या है, ओस्टियोपोरोसिस आपका बोन का फ्रैक्चर होना जो है, ठीक है, अगर किसी की बोन बार बार, किसी लेडी की बार बार बोन फ्रैक्चर होते हैं मतलब मिड एज के बाद, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि उस लेडी में माइट बी चांसेस ओस्टियोपोरोसिस की पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस भी एक टाइप का जो है क्या कहते हैं जॉइंट डिसऑर्डर है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन जो जॉइंट में होता है उसको बोलते हैं अर्थराइटिस। तो लिख दो इसको भी, अर्थराइटिस को भी लिख देते हैं, साथ कॉपी कर लिया होगा आपने। ये फिफ्थ है सर, बस लिख दो इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। अब इसके बाद एक और है अर्थराइटिस ही है बेसिकली, वो भी गाउट, ठीक है, गाउट। तो जो गाउट है उसमें भी बेसिकली जॉइंट्स पे ही इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, जॉइंट्स में ही इन्फ्लेमेशन होता है, बट वो जो इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स में उसका पर्टिकुलर एक रीजन, ठीक है, मतलब गाउट को आप अर्थराइटिस की कैटेगरी में रख सकते हैं, टाइप का अर्थराइटिस, ठीक है, बट यहाँ पे ये स्पेसिफिक हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। तो मैं लिखाता हूँ, यही सेम चीज लिखाऊंगा, आगे रीजन दे दूंगा मैं, जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन कहाँ पे,
इन जॉइंट्स। जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन वो भी किसकी वजह से? ड्यू टू accumulation of यूरिक एसिड के accumulation। तो ये तो आपके मोस्ट प्रोबेबली सारे डिसऑर्डर्स मैंने खत्म कर दिए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारी तरफ से आज ओवर है। चलते हैं दूसरा चैप्टर। ठीक है, दूसरा चैप्टर है हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो आप कितना बच्चा है इस समय? 9 स्टूडेंट्स। चलो, ये कॉपी कर लिया आपने? यस सर। ठीक। And their elimination। इस चैप्टर के बारे में हमको देखना है। ये आपका जो है क्या कहते हैं, फोर्थ चैप्टर बोल सकते हो इसको, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। अब सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे व्हाट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, इस चैप्टर में एक्चुअली हमको देखना है कि बॉडी के अंदर जो मेटाबोलाइट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, उनको कैसे रिमूव किया जाता है। तो ये एक्सक्रीशन क्या है? बेसिकली जो मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका जो रिमूवल है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल है, वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। तो आप सीधे लिख दो। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब याद रखना कि ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसका मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट आपका नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। This is known as excretion। इसको आप बोलते हो excretion। ठीक है, तो एक्सक्रीशन को मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि जो प्रोसेस है रिमूवल का, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, अब एक चीज देखो, जरा इसको कॉपी कर लो। तो इसको इरेज करके मैं एक चीज बताता हूँ। ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, बेसिकली ये जो एक्सक्रीशन का जो प्रोसीजर है, वो बेसिकली किस तरह से होता है, उसका आउट एक जो है क्या कहते हैं, उसका फ्लो डायग्राम क्या हो सकता है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो। कॉपी कर लिया इसको आपने? कॉपी हो गया। यस सर। ठीक है, तो आगे इसको देखो आप। ये यहाँ पे देखो, मैं आपके लिए एक गट बना देता हूँ। ये गट, ठीक है, और आपको पता है, जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज करने की कोशिश करूंगा, माइट भी आपको दिखे वो कलर, तो शायद मुश्किल है, पर जो भी है।
ठीक है, ये आपका जो है गट है। गट में क्या आ रहा है? फूड आ रहा है। गट में आपका फूड आ रहा है, ठीक है। और फूड का डाइजेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, गट में डाइजेशन होगा। और डाइजेशन देखो, यहाँ पे मैं एक दूसरा आपके लिए ये ब्लड वेसल्स बनाता हूँ। ये आपका ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ब्लड वेसल्स से बेसिकली सेल्स बना देते हैं, क्योंकि जो फूड मटेरियल है एट द एंड कहाँ पे जाना है? वो आपके जाने हैं सेल्स के पास में, वो आपके सेल्स के पास में जाना है। तो यहाँ पे जो फूड आपका डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है, जो आपका सिंपल फूड, तो वो कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, ठीक है। अब दूसरी एक और चीज देखो कि जो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट हो वो बेसिकली कहाँ चला जाएगा? डाइजेशन के थ्रू अनडाइजेस्टेड जो है फूड या वेस्ट मटेरियल बोल सकते हो, ये इजेशन के थ्रू बाहर चला जाएगा। इजेशन के थ्रू, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया पिछले चैप्टर में, पिछले चैप्टर, ठीक है, कि जो एलिमेंट्री कैनाल में फूड आप ले रहे हो वहां पे उसका डाइजेशन होता है, सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में जो है फूड एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होके कहाँ पे जाएंगे? ये आपका गट है, यहाँ पे लिखिए, ये बेसिकली क्या है? गट। ये आपका क्या है? ब्लड वेसल्स है। और ये आपकी क्या है? सेल्स है या टिश्यू है, ठीक है। ये वाली आपकी, यहाँ पे आप इस तरह से, तो सिंपल फूड बेसिकली ब्लड वेसल्स में, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। वो जो एलिमेंट्री कैनाल की जो सेल्स है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी में सप्लाई करें, ठीक है। अब यहाँ सपोज कर लो कि यहाँ से सिंपल फूड आपका ग्लूकोज था, ग्लूकोज यहाँ पे आ गया है। अब ये ग्लूकोज आपका जो है या तो यूटिलाइज होगा, और यूटिलाइज भी होकर कहाँ जाना है? इसको अल्टीमेटली जाना कहाँ पे है? सेल्स पे जाना है। ग्लूकोज अल्टीमेटली सेल्स पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो नाइट्रोजनस मटेरियल है, ठीक है, साथ साथ में आपका जो नाइट्रोजनस मटेरियल है वो भी जाएगा, वो भी आ जाएगा। तो नाइट्रोजनस मटेरियल जब यहाँ से पूरा ये आते हुए यहाँ पे आया, और फिर जब सेल के पास में गया तो सेल उस नाइट्रोजनस मटेरियल को यूटिलाइज करेगा, ठीक है। और कुछ जो नाइट्रोजन जब मेटाबॉलिक वेस्ट के फॉर्म में जब नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा तो किस फॉर्म में आएगा? जैसे ये NH3 के फॉर्म में, ठीक है, अमोनिया के फॉर्म में आपका मेटाबॉलिक वेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये NH3 को जो प्रोसेस है, इस NH3 का जो रिमूवल प्रोसेस, ठीक है, इसका जो रिमूवल है, ठीक है, ये जो रिमूवल है, इसकी अमोनिया के रिमूवल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। इसी रिमूवल ऑफ NH3 या रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ NH3 और इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, डिफरेंट एक्सक्रीटरी मटेरियल के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को जो रिमूव करने का प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट मेजरली कितने फॉर्म में बॉडी से बाहर किया जाता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे, ढेर सारे फॉर्म है, पर जो एक मेजर जो है टाइप्स के जो है उनको हम डिस्कस करें, ठीक है, उनको हम डिस्कस करें, ठीक है। तो आओ देखते हैं। अच्छा, एक चीज उससे पहले एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको। उससे पहले एक चीज, जैसे आपने पढ़ा होगा क्या, होमियोस्टासिस। होमियोस्टासिस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब होमियोस्टासिस क्या है? जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके मेंटेनेंस, उसको जो है उसको मेंटेन करके रखने की जो प्रोसेस है, उसी को क्या बोलते हैं हम? होमियोस्टेसिस। तो लिख देते हैं
मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट of body is known as अब जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं बताओ। एक तो थर्मोरेगुलेशन है मेनली, बहुत सारी और भी है पर जो मेन है वो कौन कौन सी है? थर्मोरेगुलेशन, और दूसरा है ऑस्मोटिक बैलेंस और रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस और रेगुलेशन। तो इनको जो है, ये जो है क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि थर्मोरेगुलेशन से तो आपको मतलब नहीं, बट ये जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ठीक है, ये ऑस्मोटिक रेगुलेशन या ऑस्मोटिक बैलेंस का काम हमारे बॉडी के अंदर, जब मैं आपको अभी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाने वाला हूं, तो जो हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक रेगुलेशन या ऑस्मोटिक बैलेंस की जॉब है वो कौन प्ले करता है? किडनी प्ले करता है, किडनी एक्सक्रीशन भी करता है। तो पैरेलल में ही वो ऑस्मोटिक रेगुलेशन भी मेंटेन कर लेता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते, कॉपी कर लिया बच्चे इसको? अब पढ़ते हैं पहले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो मेजर टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को अगर हम देखें तो हमारे पास 3 मेजर टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखो चाहे टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब ये टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में आपके पास कौन कौन से हैं? बच्चे सो गए हो क्या आप लोग? नहीं सर, नहीं सर। तो रिएक्ट करते रहा करो बच्चे। देखो, जब तक मेरे सामने कुछ बच्चे ऑनलाइन बैठे होते हैं, मतलब ऑफलाइन बैठे होते हैं, तब तक तो बड़ा इजी रहता है, और जब बिल्कुल से बिल्कुल ऑनलाइन मोड आ जाता है, ठीक है, तो समझ नहीं आता मुझे, क्योंकि तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो बिल्कुल से। तो ये अमोनिया है, दूसरा फॉर्म है यूरिया, तीसरा है और यूरिक एसिड। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लाइक TMAO, ठीक है, टाई मेथाइल एमाइन यूरिया, ठीक है, और हिप्यूरिक एसिड, ठीक है, गोनिडीन, इस तरह से बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मेजर यही, ठीक है, मेजर आपके यही, ठीक है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, एक चीज देखना कि जो टॉक्सिसिटी लेवल है, टॉक्सिसिटी लेवल इस अमोनिया का सबसे ज्यादा, ठीक है, और इस यूरिक एसिड का जो टॉक्सिसिटी लेवल है वो सबसे कम है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख दो, मोस्ट टॉक्सिक। ये जितने भी आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनमें सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी जो है आपकी अमोनिया की, ठीक है, और ये यूरिक एसिड जो है, दिस इज लीस्ट टॉक्सिक, ये आपका लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक, ठीक है, ये सबसे कम टॉक्सिक। अच्छा, अगर कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा टॉक्सिक, तो उसको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है रिमूव करते हैं, वो बेसिकली कहां पे रहेंगे?
जहां पे बहुत ज्यादा अबंडेंट वाटर प्रेजेंट होगा, मतलब मोस्टली दे विल बी एक्वाटिक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये चूंकि मोस्ट टॉक्सिक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, फॉर इट्स रिमूवल, इसके रिमूवल के लिए, फॉर इट्स रिमूवल, ठीक है, इसके रिमूवल के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत है और इसके लिए बहुत कम वाटर की जरूरत है, ठीक है, नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। बाकी यूरिया में क्या है कि मॉडरेट टॉक्सिक है और मॉडरेट वाटर की रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये बेसिकली आपका मॉडरेट टॉक्सिक, ना ज्यादा टॉक्सिक है बहुत ज्यादा, ना ही बहुत कम, ठीक है, और मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है, मतलब कि प्लेन एरिया वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अमाउंट ऑफ वाटर जहां पे सफिशिएंट अवेलेबल वाटर है, बहुत अबंडेंस नहीं है, सफिशिएंट अवेलेबल वाटर, ठीक है, तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स यूरिया एक्सक्रीट करें, ठीक है। तो ये तो टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप जो है क्या कहते हैं, अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं नाइट्रोजन को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको जब क्या पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा पूरा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो मैं वहां पे दिखाऊंगा कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन है, फिर बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है, और फिर थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ आयंस का भी एक्सचेंज होता है, या ये बोल सकते हो कि यहाँ से यूरिन के फॉर्म में कुछ आयंस भी बाहर जाते हैं, ठीक है, कुछ आयंस का भी एक्सक्रीशन होता है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो आप अगर एनसीईआरटी का स्टार्टिंग ही देखोगे, पहला ही पैराग्राफ देखोगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अब उसमें कुछ कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट में आपके एग्जांपल दिए हैं, वहां पे कुछ पोटेशियम आयन, Na वगैरह वो भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसको रीड करना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब चलते हैं कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, इनके बेस पे ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि मेजर टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो इनके बेस पे ऑर्गेनिजम्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला। वैसे एक चीज थोड़ा थोड़ा लिख लो यहाँ पे, एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लो कि ये जो बेसिकली इनको जो है एक्सक्रीट वाले करने वाले ऑर्गेनिजम्स मोस्टली क्या होंगे, मोस्टली एक्वाटिक होंगे, उनको एक्वाटिक हैबिटेट में रह रहे हैं ज्यादातर एक्वाटिक, ठीक है। और ये वाले बेसिकली डिजर्ट कंडीशन में होंगे, ठीक है, ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स है ये कहां पे रह रहे होंगे, मोस्टली डिजर्ट, ठीक है, रेगिस्तान वाले में जहां पे वाटर की स्कार्सिटी है, और ये आपको प्लेन वाले एरिया में मिलेंगे, ये आपको प्लेन वाले एरिया में मिलेंगे। तो इसको फटाफट कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। सर हो गए सर। ठीक, एक्सक्रीटरी, तो ये बेटा इस तरह से मत लिखो, 1 बाय 1 लिखो, क्योंकि
डिफाइन कर, पहले लिख लो इस तरह से, पहले लिख लो फिर बाद में बोलूंगा। एक है अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, दूसरे हैं यूरियोटेलिक, और तीसरा जो कैटेगरी है वो है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। तो अब इसमें से पहला जो कैटेगरी है वो उठा लेते हैं। पहला कैटेगरी हम उठा लेते हैं अमोनोटेलिक। नाम से ही पता चलता है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया। एमोनिया। तो लिख दो these organisms, या those organisms लिखो पहले, those organisms which produce, organisms which excrete ammonia as excretory product, excretory products known as अमोनोटेलिक, उनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। पहले ही मैंने बता दिया है कि जो अमोनोटेलिक है वो मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बिकॉज दे नीड लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर टू रिमूव अमोनिया, ठीक है, ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी लेवल। ओके, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दो जरा सा, एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, द प्रोसेस of removal of ammonia is known as अमोनोटेलिज्म। क्या कहलाता है? अमोनोटेलिज्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमोनोटेलिज्म। अब एग्जाम्पल लिखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है इसको। तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, देखो एक्वेटिक हैबिटेट में मोस्टली कौन रहते हैं? फिशेज रहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे डाल दो फिशेज। अब बताओ फिशेज में भी कौन सी फिशेज होंगी? बोनी फिश। फ्रेश वाटर फिशेज। और फ्रेश वाटर फिशेज कौन सी होती हैं? ज्यादातर ठीक है। जो मैरीन फिशेज है, मैरीन वाटर में जो रहती हैं, मैरीन वाटर फिशेज, वो एक्सेप्शन है। इस तरह से लिख देना, बराबर हो जाएगा। इस तरह से एक्सेप्शन है, नहीं बच्चा ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, लिख लो नीचे की तरफ लिख दो कि जो मैरीन वाटर फिशेज, नोट डाल के जैसे कि नोट डाल के मैरीन वाटर फिशेज जिन कौन सी है बेसिकली? कार्टिलेजिनस फिशेज हैं। तो मैरीन फिशेज आपकी और एक्सेप्शन, वो बेसिकली एक्सेप्शन है, ठीक है, फिशेज। इसके अलावा आपका टैडपोल, ठीक है, टैडपोल फ्रॉग नहीं है पर टैडपोल, ठीक है। तो आप टैडपोल मोस्टली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है, मोस्टली क्या रहता है? एक्वेटिक में। तो आपका टैडपोल, ठीक है। टैडपोल क्या है? लार्वा ऑफ फ्रॉग। आगे बढ़ जाए? यस सर। चलो यहाँ पे वैसे मैं पढ़ा चुका हूं पर फिर भी लिख देता हूं कि जो रिमूवल है या एक्सक्रीशन है बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट का इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, वो कहां से होता है? थ्रू बॉडी सल्फेट।
तो इस तरह से लिख सकते हो एक्सक्रीशन occurs through general body surface. जनरल बॉडी सरफेस, जो बॉडी सरफेस है उससे बेसिकली जनरल बॉडी एज अमोनिया माइन, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज अमोनिया माइन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, those organisms which produce urea as excretory product। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में जो बेसिकली जो यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उनको यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया इज नोन एज यूरियोटेलिज्म, ठीक है, यूरियोटेलिज्म उसको आप बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो बेसिकली मॉडरेट मीजोथर्मल कंडीशन में, मॉडरेट जो है वाटर वाले कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मैमल्स, ठीक है, मैमल्स आपके, ठीक है, वो भी किस एरिया में, जो प्लेन एरिया में रह रहे हैं या मीजो थर्मल कंडीशंस में रह रहे हैं। अगर वही डिजर्ट कंडीशन में चले जाओगे तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिजर्ट कंडीशन में आप चले जाओगे तो वहां पे कंडीशन चेंज हो जाएगा। थोड़ा रेस्ट दो मुझे यार, इसको पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर रेस्ट लेते हैं। मैमल्स आपका मैरीन फिशेस, ठीक है, मैरीन फिशेस, और आपके जो एम्फीबियंस हैं जो कि बाहर रहते हैं, लाइक फ्रॉग, एम्फीबियंस फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं 1 मिनट का, इसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। कितने बच्चे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। जो मैमल्स है उसमें जो रिमूव करने का काम है वो कौन करता है? किडनी, ठीक है।
यहाँ पे भी आप किडनी बोल सकते हो, बट बेसिकली यहाँ पे जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन का काम है किसमें, मैरिन फिशेस। मैरिन फिशेस में कंडीशन क्या दिक्कत करती है, मैरिन फिशेस एक्चुअली जहाँ रहती हैं वो एनवायरमेंट, वहां पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर उसके सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है, तो वहां तो क्या हो जाएगा, एक्सऑस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है, वाटर बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं आयनोसाइट, ठीक है। आयनोसाइट क्या करती हैं, ये करती हैं रिमूवल ऑफ साल्ट, ठीक है, फ्रॉम सेल्स, सेल्स से साल्ट को रिमूव करती है, ठीक है। और एक्चुअली ये जो मैरिन फिशेज है इनमें कंटिन्यूअसली वाटर अंदर जाता रहता है, ठीक है, वाया जो है ड्रिंक करती रहती है बेसिकली ये, ठीक है, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर ड्रिंक करते समय क्या है कि जो आयनोसाइट्स हैं ये साल्ट रिमूव करती जाती है, साल्ट रिमूव करती जाती है, ठीक है। और ये बेसिकली ये जो यूरियोटेलिक है, यूरियोटेलिक क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूरिया, ठीक है, यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ध्यान में रखना कि मैरिन फिशेस जो है वो एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपका यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह से एम्फीबियंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरिकोटेलिक, अब ये जो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, मैं पूरा डिटेल नहीं पाऊंगा, मैं सीधे सीधे बोल दूंगा। दो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड, तो उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और जो प्रोसेस है, ठीक है, जो प्रोसेस है ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड इज नोन एज यूरिकोटेलिज्म। तो ये आपका है। नेक्स्ट एक और चीज देखो, इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं, इरेज कर दो इसको, मतलब मैं इरेज कर देता हूं अगर आपने कॉपी कर लिया हो। हो गया बच्चे? यस सर। ठीक है, तो देखो एक चीज देखो कि जब मेटाबॉलिज्म होता है तो नाइट्रोजन तो बेसिकली अमोनिया के फॉर्म में ही बाहर निकलता है। जैसे मैं ये बोल दूं कि ये सेल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ये सेल है, ठीक है। अब सेल में जब जो है क्या कहते हैं, ये जो नाइट्रोजन निकलेगा वो किसके फॉर्म में निकलेगा, अमोनिया के फॉर्म, ठीक है। ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक नाइट्रोजन है, ये बेसिकली रिमूव किसके फॉर्म में हो रहा है, अमोनिया, ठीक है। एक्चुअली मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, जैसे एमाइनो एसिड, तो एमाइनो एसिड का जो एमाइनो ग्रुप है, ठीक है, वो डीएमिनेशन होगा तो वो अमोनिया के फॉर्म में निकले, ठीक है। अगर डीएमिनेशन होता है तो वो बेसिकली अमोनिया के फॉर्म में निकले। अब अगर ये अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है तो ये सीधे सीधे बॉडी सरफेस से बाहर निकाल देंगे एज सच अमोनियम आयन के फॉर्म, ठीक है। और अगर ये जो है, इसको सेल थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, और अगर ये जो है मोनोटेलिक नहीं है, इनके पास बहुत अबंडेंट ऑफ वाटर नहीं प्रेजेंट है, तो ये जो अमोनिया है ये पहले डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उस पे बेसिकली चेंज हो जाएंगे। जैसे ये बेसिकली यूरिया चेंज होगा, ठीक है। अमोनिया, अगर ये यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है
तो ये अमोनिया बेसिकली पहले किसमें चेंज हो जाएगा, यूरिया। और इस ये अमोनिया से यूरिया के चेंज होने की जो साइकिल है, जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिक साइकिल है, उसको यूरिया साइकिल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल। ठीक है, तो अमोनिया बेसिकली पहले यूरिया में कन्वर्ट होता है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और देन ये बाहर निकलता है यूरिया के फॉर्म। ठीक है, यूरिया के फॉर्म। और इस काम में कौन हेल्प करता है, किडनी हेल्प करती है इस काम में हेल्प कौन कर रहा है, किडनी। ठीक है, इसी तरह से अमोनिया आपका जो है क्या कहते हैं, चेंज होगा यूरिक एसिड में। हालांकि यूरिक एसिड और भी बनता है, और भी जो है चीजें हैं जिनसे यूरिक एसिड बन सकता है। कौन सा, जैसे आपके नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो वहां से भी बेसिकली उसका जो नाइट्रोजन जब रिमूव होता है तो वो किस फॉर्म में रिमूव होता है, यूरिक एसिड के फॉर्म, यूरिक एसिड के फॉर्म। ठीक है, तो ये जो बेसिकली यूरिक एसिड है, ठीक है, तो ये यूरिक एसिड के फॉर्म में निकल जाएगा। अगर मतलब ऑर्गेनिज्म मेन उसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, निकलेगा, वो किडनी से निकले या वो बाय जो है डिफरेंट जो है, जैसे जैसे आपकी बर्ड्स है, बर्ड्स क्या है, बर्ड्स का जो मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो यूरिक एसिड, सेमी सॉलिड फॉर्म में ये रिलीज होता है। ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म में रिलीज होता है। अच्छा, मैंने यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल नहीं लिखा है क्या? नहीं सर। हाँ हाँ, तो लिखो बच्चे, उसके एग्जांपल लिख लो, यहीं पे आसपास थोड़ा सा स्पेस दो, एग्जांपल यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैंने आपका एक तो अभी एग्जांपल दिया, बर्ड्स, इंसेक्ट, और भी है कई सारे। रेप्टाइल्स हैं आपके, लैंड स्नेल्स हैं आपके, लिख दो रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल। जनरली मोलस्क आपके अमोनोटेलिक होते हैं, और ये जो लैंड स्नेल्स है ये आपका यूरियोटेलिक है। तो ये तो मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बता दी, मतलब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब आगे एक चीज और देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फिशेज में वो बेसिकली बॉडी सरफेस है जहां से अमोनियम आयन डिफ्यूज आउट कर जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन होता है, याद रखना, डिफ्यूजन। ठीक है, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, स्पेशली फिशेज के केस में। ठीक है, तो इसी तरह आप अगर अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में जो है क्या कहते हैं, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी बात की। हालांकि मैं सब पहले भी पढ़ा चुका हूँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वगैरह, बट एक बार जस्ट गो थ्रू होना, हमें एक बार गो थ्रू होना है इससे। ठीक है, तो ये आपका, जैसे आप किंगडम के अकॉर्डिंग चलते जाओ, किंगडम बोल रहा हूँ, फाइलम के अकॉर्डिंग, फाइलम। तो फाइलम में, और यहाँ पे लिख दो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपके कोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, बताओ इन तीनों का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या होगा? जनरल बॉडी सरफेस। ये बेसिकली जनरल बॉडी सरफेस से अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव करेंगे। सही है कि नहीं, लिखाया है कि नहीं मैंने पहले? नहीं लिखाया? लिखा है सर।
चलो तो फिर अगर लिखाया है तो मुझे फटाफट बताओ प्लेटिहेल्मिन्थेस। फ्लेम सेल। हाँ तो इसका आपने बोल दिया, इसको कुछ और भी बोलते हैं क्या? सोलेनोसाइट्स। अच्छा चलो बताओ, आगे बताओ। बताओ इसका हेल्मिन्थेस का क्या है? हम्म, रेनेट सेल का नाम सुना है? लिखाया, बच्चे पढ़ो। कैसी होती है? अच्छा, अगर एनसीईआरटी देखोगे तो 3 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, उसमें से एक आपका प्लेटिहेल्मिन्थेस भी है, ठीक है, और कुछ रोटिफर्स हैं, ठीक है, और लाइक एम्फिओक्सिस वगैरह कुछ, उनका सबका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनसीईआरटी मेंशन कर रहा है वो क्या कर रहा है, बता सकते हो मुझे? अच्छा नहीं, प्लेटिहेल्मिन्थेस का नहीं है, दूसरे का। नहीं पता? लिख लो, नहीं सर। लिख लो, लिख लो। रोटिफर्स and leads और cephalochordate। cephalochordates प्रोटोनेफ्रिन, बच्चे एनसीईआरटी का है तो याद रखना है, ठीक है, इनको सब याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी का है। थोड़ा सा नेफ्रीडिया के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, नेफ्रीडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया एक्चुअली कई टाइप की होती है, प्रोटो मेटा नेफ्रीडिया, ठीक है, तो मीजो जो है, इसके बाद नेफ्रीडिया के बाद जो नेक्स्ट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो बेसिकली किडनी आता है, और किडनी में भी बेसिकली एवोल्यूशन होता है, तो कई टाइप्स की किडनी होती है, प्रोनेफ्रिक, मेजानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, ठीक है, इस तरह से। तो बेसिकली नेफ्रीडिया अगर एक्सक्रीशन की रिस्पेक्ट में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो दिस इज द सेकंड लास्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन में मोस्ट इवॉल्व स्ट्रक्चर, मोस्ट इवॉल्व स्ट्रक्चर, ठीक है। एनसीईआरटी नेफ्रीडिया के बारे में लिखता है कि नेफ्रीडिया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। नेफ्रीडिया कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका जो मेन जॉब है वो क्या है? इसका मेन जॉब है आयनिक बैलेंस मेंटेन,
या बेसिकली बोल सकते हैं ऑस्मोटिक रेगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो मेनली involve in maintenance of osmotic regulation। या मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक रेगुलेशन ही बेटर है, जैसा लिखा है वहां पे आयनिक बैलेंस, आयनिक बैलेंस। ठीक है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसका। ठीक है, और वैसे इसके दो फंक्शन है, मैं फंक्शन बता दूं। ठीक है, मेनली तो इसी में इन्वॉल्व है, तो इसके दो फंक्शन है, एक तो एक्सक्रीशन है, दूसरा ऑस्मोटिक रेगुलेशन। ये तो ऑस्मोटिक रेगुलेशन लिख दो अगर फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करना चाहते हो। ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली दो है, एक है ऑस्मोटिक रेगुलेशन या ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, रेगुलेशन, और दूसरा एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कहां तक पहुंच गए हैं, एनालिटिक्स तक। तो आर्थ्रोपोड्स भी देख लेते हैं, हालांकि उसका भी मैंने डिटेल सारा करवा रखा हुआ है। आर्थ्रोपोड्स में कई टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फटाफट बताओ बच्चे, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं बोलूंगा नहीं, बताओ फटाफट बताओ। जैसे मैं आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट की बात करूं, क्या पाया जाता है? मैल्पिगियन ट्यूब्स। ठीक है, और बताओ इंसेक्ट के अलावा और कौन से ग्रुप है? अरेक्नॉइड। अरेक्नॉइड में कौन सा आता है? लावनी बेटा सुन रहे हो? यस सर। तो बताओ कहाँ कहाँ पे क्या पाया जाता है? अरेक्नॉइड्स जो स्कॉर्पियन वगैरह है, क्या पाया जाता है स्कॉर्पियन? मुझे भी बहुत याद नहीं, लिख लेना बच्चे जरा से, मुझे 1 मिनट याद करने दो। कॉक्सल ग्लैंड है ना सर? इसके बाद एक और, जैसे आपके प्रॉन्स वगैरह हैं, कौन सा ग्रुप है बच्चे प्रॉन्स वगैरह? क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन, तो क्रस्टेशियन में क्या पाया जाता है? एंटनी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। तो ये बेसिकली क्रस्टेशियंस है। अच्छा, ये जो आपके मैल्पिगियन टेबल्स की मैं बात करूं, तो ये भी आपके मैल्पिगियन टेबल भी आपके दोनों फंक्शन प्ले करते हैं। ये एक्सक्रीशन का काम भी करते हैं, एक्सक्रीशन,
एंड ऑस्मोटिक रेगुलेशन, दोनों काम करते हैं। ऑस्मोटिक रेगुलेशन का भी काम करते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर हाँ बच्चे बोलो। सर वो ग्रीन ग्लैंड में क्या लिखा है? एंटनी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। वो हेडिंग का क्या है सर? हाँ वो हेडिंग थर्ड का हेडिंग क्या है? ऑर्थोपोड्स में थर्ड सर नहीं सर, ऑर्थोपोड्स में जो थर्ड पॉइंट है उसका क्या क्या है? क्रस्टेशियंस बेटा, क्रस्टेशियन, CRUS। अच्छा ये गलत लिख गया है, क्रस्टेशियंस, एन गलत आ गया बीच में। अच्छा मुझे बताओ कि जो मोलस्क है, मोलस्क में कौन से पाए जाते हैं? अच्छे पढ़ा चुका हूं, नहीं याद रखोगे तो क्या होगा? ऑर्गन ऑफ बुजेनस का नाम सुना? जैकोब्सन ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बुजेनस, वो वहां पे पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मिट्स में आपका ट्यूब फिट वो स्ट्रक्चर काम करता है। सब पढ़ा चुका हूं पर आप लोग पढ़ ही नहीं रहे, आप याद ही नहीं रखते हो। चलो तो यहाँ से ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो मैंने फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है? ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात करना है हमें, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये कॉपी कर लिया आपने? यस सर। ठीक है, तो अब आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और आपको अभी अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि ह्यूमंस के केस में, मैमल्स के केस में किडनी दोनों फंक्शन रोल प्ले करती है। कौन कौन से? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये बेसिकली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको इसमें कितने कंपोनेंट मिलेंगे, मतलब कौन कौन से पार्ट मिलेंगे? तो आपको किडनी मिलेगी, ठीक है, जो कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनी क्या है? नंबर कितने होंगे किडनी के? 2 या 1 पेयर, ठीक है, 1 पेयर। इस तरह से देखो, किडनी 2, और ये बेसिकली मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, या इस तरह से लिख दो, इस तरह से लिख दो कि एक्सक्रीशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है एंड ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो किडनी का नंबर 2 है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। दूसरा है इसमें यूरेटर, यूरेटर, इनका भी नंबर कितना होगा? 2 होगा, 1 पेयर, ठीक है। तीसरा है यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर, और जो यूरिनरी ब्लडर है उसका नंबर कितना है? 1, ठीक है। और यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है, उसका भी नंबर 1। तो ये बेसिकली आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है या ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ये है। अब आते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम किडनी के बारे में, ठीक है, किडनी के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। कॉपी कर लिया आपने?
तो जो किडनी है इसकी जो ओरिजिन है वो रेट्रो जो है पेरिटोनियम। रेट्रोपेरिटोनियल। जैसे यहाँ पे मैं आपको ये सेक्शन दिखा दूं ह्यूमन का, ठीक है, जहाँ पे किडनी प्रेजेंट है। तो इसमें सबसे अंदर की तरफ आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ सेंट्रल पार्ट पे क्या प्रेजेंट है, गट। सेंट्रल पार्ट पे गट प्रेजेंट है, ठीक है। और गट को क्या सराउंड कर रखा हुआ है, इधर देखो, इधर देखो, ये चीज बता सकते हो बच्चे ये मैं क्या बना रहा हूं? ये देखो, तो यहाँ पे एक किडनी आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, एक किडनी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, बीसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये आपका एक किडनी है, दूसरा किडनी, ठीक है, दूसरा किडनी है। ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है ये आपका गट, ये गट है। और ये जो पार्ट दिख रहे हैं ये आपको याद होगा कि गट जो है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मीजोडर्मल कैविटी है, सीलोम, सीलोम में प्रेजेंट है, ठीक है, अंदर का पार्ट बनाती है, ठीक है। पर जो ये ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अब इसको ये डॉर्सल साइड है, ये डॉर्सल साइड, और ये वाला वेंट्रल साइड, ठीक है, वेंट्रल साइड। तो ये जो डॉर्सल साइड है, किडनी आपकी, किडनी वर्टिब्रल कॉलम आपके सब डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है, डॉर्सल साइड पे। तो ये वेंट्रल है। अब ये रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब है कि जो पेरिटोनियम की कवरिंग प्रेजेंट होती है उसके बाहर की तरफ किडनी उसके बाहर डेवलप होती है, ठीक है, किडनी उसके बाहर डेवलप होती है। तो इस पिक्चर से आपको दो चीजें समझ में आ रहा है, एक तो कि किडनी की जो ओरिजिन है वो रेट्रोपेरिटोनियल है, और दूसरा कि वो डॉर्सल साइड पे लोकेटेड है। मगर आपका वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में, डॉर्सल साइड में आपके किडनी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर कहीं जो है आपकी वेस्ट के पास में, पीछे साइड में, वेस्ट के पास में दोनों तरफ या किसी एक तरफ दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि दिक्कत कहाँ पे है, किडनी में दिक्कत है, किडनी में कोई स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली किडनी का मैंने बताया कि रेट्रोपेरिटोनियल इन ओरिजिन। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले लिखा चुका हूँ कि जो किडनी है दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है, एक्सक्रीशन भी करती है, ठीक है, एक्सक्रीशन भी करती है, और ऑस्मोटिक रेगुलेशन भी करती है। मैं चार्ट में लिखा हूँ, पूरा नहीं, ठीक है, एक्सक्रीशन भी करती है और ऑस्मोटिक रेगुलेशन भी करती है। तो आज के लिए बस बच्चे इतना ही, ठीक है, आज के लिए, क्योंकि अब मैं इसको खींचूंगा तो करीब काफी देर खींचेगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं किडनी के स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। सर हैप्पी होली। सर हैप्पी होली। सारे लोगों को आपको बहुत ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, ठीक है, और मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में ऑफलाइन पे, ठीक है।